जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आज हम लोग कोशिका का ये पार्ट थर्ड है। कोशिका क्या है दोस्तों? ये पार्ट थर्ड है। कोशिका चैप्टर का ये हम लोग पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कोशिका का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा पार्ट है दोस्तों। ये क्लास लंबा चलेगा, है कि नहीं? आध घंटा का क्लास चलता है तो ज़्यादा कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर समझाएंगे नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए समझाया जाता है, तो थोड़ा लंबा चलेगा। आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। आई होप आप लोग को सब समझ में आएगा। और एक दिन जो हम लोग का ये जब हम लोग का ये जो बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम एक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से कराएंगे, निश्चिंत रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या 2 क्लास में पढ़े, थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं आप लोग को कितना याद है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना। अभी जो हम पूछेंगे उसका क्या करना, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या लिखना, जवाब लिखना, ठीक है। अब अगर यदि आप लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख सकते हो। अगर यदि आप लोग सिर्फ आंसर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी समस्या नहीं है, आप समझ जाएंगे। समझे कि दोस्तों? तो चलिए हम लोग थोड़ा रिविजन कर लेते हैं और आप लोग को समझ में आएगा, हम आशा कर सकते हैं। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कोशिका के अंग, ठीक है। कोशिका के अंग स्टार्ट करेंगे, यानी क्या कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं बढ़िया से। तो समझने से पहले हम लोग याद कर लेते हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, बताइएगा। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई। चलिए हमारे साथ बोलिए, बोलिए है, तुम्ही को बोल रहे हैं, सामने वाले स्टूडेंट को बोलिए, बोलिए। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका से, कोशिका को कहा जाता है, क्योंकि हम लोग का जो शरीर है, यानी संसार में जितने जीव हैं सब किससे मिलके बने हैं? तो कोशिका से मिलके बने हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कोशिका के बारे में जानने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है? यानी कोशिका का अध्ययन पूछेगा डायरेक्ट, कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, साथ में बोलिए, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अगला क्वेश्चन कि ये जो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की, मृत कोशिका की खोज की थी ना, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। क्लियर? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए दोस्तों। सामने सामने जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, सामने है, होशियार है ना, बकलोल तो आप लोग नहीं है ना, जल्दी बोलिए, बोलिए बोलिए जल्दी। क्या क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका यानी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका तो कौन सा कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन, जीवों में सबसे छोटी कोशिका। जीवों में सबसे छोटी कोशिका या सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है? बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा। साथ में बोलिए, साथ में याद रखना है तो साथ में बोलिएगा। सबसे छोटी कोशिका क्या? माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ। मानव शरीर यानी हम लोग का शरीर में, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जल्दी बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जल्दी बोलिए। हाँ 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 जल्दी बोलिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन कोशिका। ये न्यूरॉन कोशिका कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। क्योंकि हम लोग का जो शरीर है ना, हम लोग का जो शरीर है ना, ढेर सारा कोशिका से मिलकर बना है और अनेक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम लोग का ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका, लीवर में हिपेटिक कोशिका और अलग अलग कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। मांसपेशी में, मानी समझिए दोस्तों, मांसपेशी में, हड्डी में, सब में अलग अलग कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है।
तो चलिए समझते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बोलिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अगला क्वेश्चन, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और समान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं समान नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि नहीं? बोलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। तो हम बताए थे कि कोशिका कितना प्रकार का होता है। कोशिका कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। क्या क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, है कि नहीं? क्या नाम बताएं? याद रखिएगा, हमारे साथ बोलिए। कोशिका का 2 प्रकार, क्या क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है, समझिएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ जीवाणुओं में पाया जाता है। यानी जीवाणु किसको बोलेंगे? जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं पाएंगे, यानी ऐसे टुकुर टुकुर देखेंगे तो हम नहीं कह पाएंगे कौन सा जीवाणु है। समझे कि नहीं? उसको क्या करना होगा? सूक्ष्मदर्शी से देखना होगा। समझे कि नहीं? तो उसी में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो बाद बाकी जितना भी जीव है ना, सब में क्या मिलेगा? बोलिए दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि हम लोग में क्या? यूकैरियोटिक कोशिका, जानवर में यूकैरियोटिक कोशिका, पेड़ पौधे में यूकैरियोटिक कोशिका। समझे कि नहीं? तो सब में क्या मिलेगा? इस समय यूकैरियोटिक कोशिका मिलेगा। क्लियर? तो चलिए समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। चलिए समझते हैं बढ़िया से। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? यानी कोशिका के हर एक अंग यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना कोशिका का हर एक अंग नहीं पाया जाता। समझे कि नहीं? यानी कहने का मतलब है कि यूकैरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित नहीं होता है। समझे कि नहीं? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अंग की एग्जाम्पल की बात करें, तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उतना बढ़िया से नहीं पाया जाता। समझ लो कि केंद्रक पाया ही नहीं जाता। समझे कि नहीं? अगला, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अगला, अगर यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो इत्यादि अंग नहीं पाया जाता। समझे दोस्तों? यानी ये सब क्या, जो भी नाम बताए, सब क्या है? कोशिका के अंग है, कोशिका के ऑर्गन है, क्योंकि कोशिका के भी अंदर अंग है, क्योंकि हमको उसी के बारे में स्टडी करना, उसी के बारे में हमें जानना है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? बोलिए सामने वाला स्टूडेंट, बोलिए समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या बताए हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर। सबसे पहले कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, समझिएगा। सेल वॉल क्या बताए थे? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो हम बताए थे कि कोशिका भित्ति क्या? कोशिका की सबसे बाहरी सतह होती है कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं? यानी कोशिका की सबसे बाहरी सतह क्या होता है? कोशिका भित्ति। अगर भी हम बात करें ये कहाँ पाया जाएगा, यानी हम लोग इतना जानते हैं कि कोशिका जब मिलता है तो क्या निर्माण होता है? एक जीव का निर्माण होता है ना। यानी ये कौन जीव में पाया जाता है? ये सेल वॉल वाला, समझिएगा दोस्तों। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में क्या सेल वॉल पाया जाता है? क्या प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाया जाएगा? एकदम पाया जाएगा। तो थोड़ा समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सा अंग पाया जाता है। हम अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका का अंग बता देंगे तो वो यूकैरियोटिक कोशिका में एकदम होगा। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हर एक अंग नहीं पाया जाता कोशिका का, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में हर एक अंग पाया जाता है। समझे कि नहीं? तो समझेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सा अंग पाया जाता है, ध्यान से सुनिए। तो पहला अंग कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति में बारे में नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे होगा? तो समझ लीजिए, नाम ध्यान रखिए। पहला कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, और उसके बाद क्या होता है? क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। उसके बाद होता है राइबोसोम। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य। इतना ही होता है, बाद बाकी होता नहीं है। समझे कि नहीं? है? तो चलिए उसके बाद ये सब हम नाम बता दिए, अब सबका हम काम बताएंगे। सब पहचानेंगे कैसे कौन कोशिका भित्ति कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। समझे कि नहीं? तो चलिए समझते हैं। यानी समझिएगा, तो ये हम क्या सबसे पहला समझाते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति समझिएगा। कोशिका भित्ति किसको समझाएंगे? कोशिका भित्ति। तो क्या बताएंगे? कोशिका की सबसे बाहरी सतह में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये कोशिका, क्या है ये? कोशिका। मान लीजिए कोशिका है, समझिएगा दोस्तों, बढ़िया से समझिए। ये मान लीजिए कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका का जो सबसे बाहरी सतह होता है ना, तो ये क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। यानी इसके अंदर, कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका का अंग है, और कोशिका भित्ति क्या कर रहा है? इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यानी कोशिका की सबसे बाहरी सतह को क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? क्या हम लोग में पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग का शरीर यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक है, लेकिन
क्या हम लोग में कोशिका पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, या किसी और में कोशिका भित्ति पाया जाता है, यही ना समझना है। तो कोशिका भित्ति दोस्तों पादपों में पाया जाता है। यानी पादपों मतलब क्या, पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों। यानी हम क्या होता है, कोशिका भित्ति कोशिका की सबसे बाहरी सतह, यानी पेड़ पौधों का सबसे बाहरी सतह क्या है, वो कोशिका भित्ति है। समझे कि नहीं, समझ में आ गया। यानी कोशिका भित्ति क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर को क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है कोशिका भित्ति, है ना। और उसका क्या काम है, उसको रक्षा प्रदान करना। क्योंकि दोस्तों समझिए कैसे रक्षा प्रदान करता है, क्योंकि सन से एकदम सूर्य की रोशनी पड़ता है ना, पड़ता है, कभी कम पड़ता है, कभी बेसी पड़ता है कि नहीं। तो उसको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कोशिका भित्ति। लेकिन हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तो हम लोग में क्या पाया जाता है, वो भी समझने वाली बात है। तो समझिए, यानी कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो जंतुओं में पाया जाएगा। और किस में पाया जाता है क्या, हाँ, जंतुओं में कवक। कवक मतलब जो खाता है, जो पुआल में नहीं उगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं छाती, ठीक है। यानी कवक, क्या कवक, जिसको हम लोग एग्रीकस भी बोलते हैं, ठीक है। कवक समझ में आ गया होगा, कवक मतलब छाती, जो पुआल में उगता है वो वाला। अगला, और कीड़ों मकोड़ों में, समझिएगा दोस्तों, यानी कीड़ों मकोड़ों मतलब क्या, जीवाणुओं में। किसमें, जीवाणुओं में। समझे कि नहीं, क्या क्या बताए, पादप, कवक और जीवाणु में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। समझे कि नहीं। यानी अभी क्या बताएं, पादप की कोशिका भित्ति। समझे दोस्तों, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी क्या बताएं, पादप का जो सबसे बाहरी सतह क्या, कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति है। तो वो कोशिका भित्ति किसका बना है, पादप में जो कोशिका भित्ति किसका बना है, तो पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। भित्ति समझ में आ गया, कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है, ठीक। हाँ, अगर हम बात करें कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगर हम बात करें जीवाणु की कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। तो चलिए समझने, कोशिका भित्ति समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये यानी पादप में सबसे बाहरी सतह, यानी कोशिका की सबसे बाहरी सतह है। कोशिका भित्ति क्लियर हो गया। अब समझते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली का क्या काम है, ध्यान से समझिएगा। कोशिका झिल्ली क्या होता है, यानी कोशिका झिल्ली कोशिका का ये दूसरा लेयर है। सबसे बाहरी लेयर क्या है, कोशिका भित्ति, और इसके अंदर होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है, इसका अंदर होता है, ठीक। कोशिका झिल्ली इसके अंदर होता है, यानी कोशिका का दूसरा लेयर है। कोशिका का सबसे बाहरी सतह में कोशिका भित्ति, उसके अंदर कोशिका झिल्ली होता है। समझे कि नहीं, कोशिका झिल्ली उसके अंदर होता है। तो अगर बात करें कोशिका झिल्ली पाया कहाँ जाता है, तो क्या पेड़ पौधे में कोशिका झिल्ली मिलेगा, एकदम मिलेगा। जब उसका बाहरी परत पाया जाता है, क्या अंदर वाला परत नहीं मिलेगा, है, एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा कि नहीं दोस्तों। यानी जब उसका बाहरी परत पाया जाता है तो उसके अंदर वाला सामान तो नहीं मिलेगा, क्या, एकदम मिलेगा, कोई उपाय नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये कहाँ नहीं पाया जाता, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता। हम लोगों में तो क्या पाया जाता, समझेगा, कौन नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, लेकिन कोशिका झिल्ली पाया जाता है। यानी ये जो हम लोग का है ना, ये ऊपर से जो लेयर है ना, ये कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली। समझे कि नहीं। यानी अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, ये कोशिका झिल्ली पादप, जंतुओं, कवकों की दूसरी सतह होती है। कौन सा सतह होती है, दूसरी सतह होती है। लेकिन जंतुओं की सबसे बाहरी सतह होती है। समझे कि नहीं दोस्तों, कोशिका झिल्ली उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। कोशिका झिल्ली आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और एक बताएं, क्या क्या दोस्तों, साइटोप्लाज्म ना, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। यही बताएं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, यानी कोशिका द्रव्य इसे क्या कर सकते हैं, जीवों का आधार कर सकते हैं। यानी समझिएगा दोस्तों, इसे क्या कर सकते हैं, जीवों का आधार। क्योंकि सभी जीव कहाँ रहता है, कोशिका द्रव्य में ही रहता है। कहाँ रहता है, कोशिका द्रव्य में भी सभी जीव रहता है। अगर ये कोशिका द्रव्य अगर हम सोख लेंगे तो वहाँ सब अंग फड़फड़ा के मर जाएगा कि नहीं, है। मान लीजिए कोशिका, इस कोशिका में कोशिका द्रव्य है ना, अब यहाँ का पानी निकाल लेंगे तो वहाँ में जितना अंग है सब मर जाएगा, हड़बड़ा के मरेगा कि नहीं, एकदम मर जाएगा। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, जीवन का आधार कहते हैं। समझ में आ गया। और एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, कोशिका यानी कोशिका द्रव्य का और एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। यहाँ दोस्तों अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, अवायवीय श्वसन। अब समझ में नहीं आएगा ये अवायवीय श्वसन क्या होता है। यानी कोई पूछे कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, ठीक है, तो अवायवीय श्वसन
कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। समझे कि नहीं? अब बोलोगे अवायु श्वसन नहीं समझ में आया, तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है? समझिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझा दिए थे। अब अगला पॉइंट, अगला अंग की ओर आगे बढ़ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या समझते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब नाम तो याद नहीं होगा, क्या आप लोग नाम सुने हैं माइटोकॉन्ड्रिया? अगर यदि आप लोग नाम सुने हैं तो आप लोग को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, आप लोग को धड़ाधड़ होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह यानी इंग्लिश में बोले तो पावर हाउस कहते हैं। अगर तुम लोग से पूछे कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, यानी कोशिका के किस अंगों को ऊर्जा गृह कहा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कोशिका के किस अंग को ऊर्जा गृह कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये ऊर्जा गृह क्यों कहा गया, ये समझना है ना। यानी ऊर्जा गृह माने कहने का मतलब, अब मान लीजिए हम लोग को भूख लगेगा, ठीक है? अब एग्जांपल समझिए, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए हम लोग को भूख लगेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रसोई घर में जाएंगे, है जाएंगे कि नहीं? रसोई घर में जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भोजन कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा, है ना? भोजन वहीं स्टोर होगा, तो हम लोग वहीं जाके खाएंगे कि नहीं? तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ क्या होता है? ऊर्जा स्टोर होता है। ऊर्जा क्या होता है? रहता है। यानी जो ऊर्जा बनता है ना, ऊर्जा कैसे बनता है उसके बारे में भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये जो ऊर्जा कौन कौन रखता है, ऊर्जा को रखना होगा कि नहीं? तो ऊर्जा अगर दिन नहीं रहता तो क्या हम बोल पाते, क्या इसे हाथ उठा पाते? नहीं पाते, हो भी नहीं करता। ऊर्जा नहीं देखे, जब पेशेंट आदमी हो जाता है, थक जाता है, पूरा शरीर तो सुतले रहता है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, वो अपने फिर चल फिर नहीं सकता, ये तो बोल नहीं सकता, ये तो छोड़ दो चल फिर, उसका आवाज नहीं आता। यानी कहने का मतलब उसका शरीर में ऊर्जा खत्म हो गया। वो उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो क्या कर रहा है? ऊर्जा को स्टोर नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब ऊर्जा भी नहीं बनता होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। तो समझिएगा, ऊर्जा को कौन स्टोर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा स्टोर करता है। जो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बनता है, कैसे बनता है बताएंगे, टेंशन मत लो। ये ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है, यानी रखता है अपने पास। जैसे कि हम लोग का ये हाथ में, ये हाथ बहुत कोशिका है, बहुत कोशिका है, तो हर एक कोशिका पे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या ऊर्जा रखा है। कितना ऊर्जा रखता है? 36 एटीपी ऊर्जा रखता है। ऊर्जा को ना एटीपी के फॉर्म में यहाँ स्टोर किया जाता है। एटीपी यानी इकाई क्या है यहाँ? एटीपी। जैसे कि हम लोग 2 किलोग्राम चावल लाते हैं, तो किलोग्राम क्या इकाई है ना? 2 किलोग्राम चावल। तो उसी प्रकार ऊर्जा को यहाँ एटीपी में रखा जाता है बायोलॉजी में, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी ऊर्जा स्टोर होता है? 36 एटीपी ऊर्जा स्टोर होता है। समझे? अब समझते हम लोग कि एटीपी यानी ऊर्जा बनता कैसे है। समझे कि नहीं? यहां तक समझ में आया? और बार समझा रहे हैं, समझिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये नाम बहुत फेमस वाला नाम है, समझेगा। अभी कैसे बनता है तो दोस्तों, और एक पॉइंट, इसमें वायु श्वसन होता है। इसमें कौन सा श्वसन होता है? वायु श्वसन होता है, जिससे 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ हम क्या लिखें इस पर ध्यान अभी मत दीजिए, हम एक बार आप लोग को पढ़ के सुना देंगे। हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या बताएं? कोशिका का पावर हाउस किसे बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? वायु श्वसन होता है, जिसके कारण 36 एटीपी ऊर्जा बनता है, ठीक है? तो ये 36 एटीपी ऊर्जा स्टोर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो समझिएगा वायु श्वसन क्या होता है। तो वायु श्वसन क्या होता है समझिएगा, समझा रहे हैं। चलिए, हम लोग खाना खाएंगे, धड़ाधड़ खाना खाएं, भूख लग गया, खा लिए। तो हम लोग जो खाएं जटिल फॉर्म में खाएं, यानी हमें ऊर्जा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। समझेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है? खा लिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब खाएंगे ना, तो उसका न्यूनतम पाचन होता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में, ठीक है? खा लिए, एकदम धड़ाधड़ खाए, कड़कड़ा के खा लिए। अब छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट किस में ग्लूकोज में बदल जाता है, और ये ग्लूकोज में बदलने के बाद ब्लड में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? ब्लड में, है ब्लड में चल जाता है। और ये ब्लड हम लोगों के हर एक अंग में जाता है ना। तो ब्लड ही क्या करता है? उस ग्लूकोज को पहुंचाता है हम लोग का शरीर में हर जगह। क्या अगर हम लोग का शरीर में ग्लूकोज हर जगह पहुंच गया, तो क्या उससे हमें ऊर्जा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। अब बोलोगे क्या करना चाहिए, क्या करना होगा तब ऊर्जा मिलेगा? तो समझिएगा, तो हम लोग का शरीर में हर एक अंग के पास ग्लूकोज पहुंच गया, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? अब ऑक्सीजन लेते तो ऑक्सीजन का क्या काम है? बहुत बड़ा काम है। खाली ऑक्सीजन ऐसे
लेने और छोड़ने का काम नहीं करता, ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, इससे हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे ऊर्जा मिलता है तो समझिएगा, जैसे कि समझिए, अब मान लीजिए हम लोग खाना बनाते हैं कि नहीं, खाना बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग को सब्जी बनाना है, ठीक है, सब्जी बनाना सब हम लोग जुगाड़ कर लिए, आलू, तेल, जो भी लगता है, मसाला वसाला, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, वो सब अगर हम लोग जुगाड़ कर लेंगे और खाली जुगाड़ कर लेने से बन जाएगा, सब्जी बन जाएगा, नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आग चाहिए। क्या चाहिए, आग चाहिए। जब तक आग नहीं देंगे तब तक सब्जी बनेगा नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग का शरीर में तो ग्लूकोज आ गया, अब इसको क्या करना, दहन करना होगा, इसको क्या करना, जलाना होगा। तो जलाता कौन है, ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना तो जलेगा ही नहीं, समझे कि नहीं। तो थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए कि अगर दी हम लोग जो जहाँ रहते हैं ना, पृथ्वी जैसे रहते, तो यहाँ ऑक्सीजन है, इसीलिए क्या होता है, आग पकड़ जाता है। अगर दी आप लोग थोड़ा ऊंचा जगह चल जाओ, पहाड़ में चल जाओ ही, ठीक है, और वहाँ माचिस मारना, धीरे धीरे लगेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन मतलब नगण्य हो जाता है, यानी कम। थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर चल जाओ और वहाँ थोड़ा आग जलाओ, नहीं पकड़ेगा आग, लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं तो आग भी नहीं। तो उसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या खाएं, समझिएगा, समझिए, हम लोग वायु सब्सटेंस समझ आ रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे कि हम लोग क्या, ग्लूकोज, तो हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। और ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, जब देखिए ऑक्सीजन लिए कहाँ, फेफड़ा में स्टोर हुआ। और फेफड़ा में क्या होता है दोस्तों, फेफड़ा से ना, फेफड़ा में क्या होता है, एल्वियोली जिसको बोलेंगे हम लोग, वायुकुपिका, क्या बोलते हैं उसको, वायुकुपिका। और वायुकुपिका में हम लोग सांस लेते, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो स्टोर होता है वहाँ, और वो वहाँ से उसके नीचे ब्लड ट्यूब होता है, क्या होता है, ब्लड ट्यूब होता है। और वहाँ से वो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। बोलोगे सर हीमोग्लोबिन क्या है, तो इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हीमोग्लोबिन जाएंगे ना और फिर उसमें भी घुस जाएंगे, तो उतना दूर नहीं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है अपने और खींच लेता है, ठीक है। तो खींच लेता है, अब वो खींच लेगा, तो अब खींच लिया तो ब्लड में मिला दिया ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, पूरे शरीर में आ गया, ऑक्सीजन पूरे शरीर में आ गया। ब्लड में क्या क्या ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन भी है, तो क्या अब दोनों आपस में नहीं मिलेगा, है। जैसे कि प्यार मोहब्बत बड़ा ये सब होता है कि नहीं, तो उसी प्रकार आपस में मिलता है कि नहीं। अब एक ही फील्ड में है दोनों, मजनू लैला, तो सब मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, यानी दहन करेगा, इसको ग्लूकोज को जलाएगा। क्या करेगा, जलाएगा। तो होता क्या है, जलाने पर क्या होता है, तो जलाने पर क्या क्या बनता है वो समझिए। तो पहले बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, क्या बनता है, जल और प्लस ऊर्जा बनता है। इसी से हमें क्या बन जाता है, ऊर्जा। कितना ऊर्जा बनता है, हालांकि 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 38, लेकिन वो खर्च हो जाता है। तो हालांकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया में कितना स्टोर होता है, 36 एटीपी ऊर्जा स्टोर होता है। 38 एटीपी बनता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास आते थे कितना बना, 36 एटीपी ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो 36 एटीपी ऊर्जा याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी ऊर्जा स्टोर होता है, 36 एटीपी ऊर्जा स्टोर होता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वायु श्वसन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, वायु श्वसन बोला जाता है। समझे कि नहीं, बोलिएगा। तो यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर दी ग्लूकोज का दहन हुआ तो इसी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, वायव्य श्वसन। और इस वायव्य श्वसन से 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, बताइएगा, है। और एक हम क्या बोलते हैं, अवायु श्वसन। अवायु श्वसन कहाँ होगा दोस्तों, अवायु श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो समझिए, अवायु श्वसन किसको बोलेंगे, यानी जब ग्लूकोज का दहन होगा ना, वो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही दहन होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है। तो इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, अवायु श्वसन। इस अभिक्रिया में उसे 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है, क्योंकि वहां जब ग्लूकोज का जब दहन होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दहन नहीं करता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, नहीं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, तो हो जाता है। तो पर भी उसमें कितना एटीपी ऊर्जा बनता है, 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है तो देखिए ये 36 एटीपी ऊर्जा बना रहा है, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कितना एटीपी बनाएगा, 2 एटीपी ऊर्जा बनाएगा। समझे कि नहीं दोस्तों, यानी
क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और जल तो हम लोग का शरीर में रह जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है। देखिए ना, हम लोग ऑक्सीजन लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिए ना, तो ये बना कैसे, तो वही जब दहन होगा ना तो आग वाग धुआं लगेगा कि नहीं, धुआं नहीं उठेगा क्या, तो उसी प्रकार हम लोग का शरीर में क्या धुआं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, फिर वो कहाँ था, वायु कुपिका में आ जाता है और वायु कुपिका फिर वापस उसको बाहर कर देता है। वायु कुपिका ही ऑक्सीजन को देता है और वायु कुपिका ही जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस ले लेता है और उसको बाहर कर देता है। क्लियर, समझे कि नहीं। यानी अगर देख पूछे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहेंगे, तो सब माइटोकॉन्ड्रिया। समझे कि नहीं, बोलिए। अब बोलेगा कि वायु श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, और वायु श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा बनता है, 36 एटीपी ऊर्जा बनता है। समझे कि नहीं दोस्तों, समझे कि नहीं। अब बोलेगा अवायु श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों हम समझा दिए बारीकी से। और एक पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन ने किया। किसने किया, अल्टमैन ने किया। आई होप आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। यानी ऊर्जा को कौन रखेगा अपने पास, माइटोकॉन्ड्रिया। समझे कि नहीं, तब ना हम लोग ऐसे हाथ उठा पा रहे हैं, इतना हम बोल पा रहे हैं, जी तो हिला पा रहे हैं, क्योंकि जी में क्या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका से बना, क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एकदम होगा। और वो क्या किया, ऊर्जा ठो रखा है, इसीलिए। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम क्या लिखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। तो चलिए समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया, अल्टमैन द्वारा खोजा गया। अब बोला गया वायु श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ इसमें 36 एटीपी ऊर्जा बनता है। यही ना हम समझाए ना, क्या समझाए, यही समझाए कि वायु श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें 36 एटीपी ऊर्जा बनता है। और समझिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अभी डीएनए के बारे में तुम्हें नहीं नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में, ठीक है। तो केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। नहीं समझे, समझ में आ गया होगा। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया। अब समझते हैं गोल्जी का है, यानी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, समझेगा। गोल्जी बॉडी, अब समझते हैं गोल्जी बॉडी क्या करता है हम लोग का शरीर में, समझिए। तो गोल्जी बॉडी क्या कोशिका का अंग है, हम लोग सब क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका का अंग ही पढ़ रहे हैं। तो गोल्जी बॉडी समझेगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हिंदी में बोलेंगे गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, गोल्जी काय। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज कैमियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैमियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। कैमियो गोल्जी, यानी गोल्जी काय की खोज, यानी गोल्जी बॉडी की खोज कैमियो गोल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमियो गोल्जी ने किया था। अब समझिए इसका क्या काम है। तो गोल्जी बॉडी हम लोग का शरीर में क्या काम करता है, तो समझिएगा। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है हम लोग का शरीर में, यानी वो क्या करता है, परिवहन का काम करता है। परिवहन क्या करेगा, ऊर्जा का परिवहन कराता है। ऊर्जा का परिवहन, परिवहन मतलब नहीं समझता, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, पहुंचाता है। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, समझे कि नहीं। अब कैसे पहुंचाता समझिएगा। अब कब वो पहुंचाएगा, ये भी कहने का मतलब परिवहन। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उसी प्रकार ये क्या करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। तो समझिएगा, अब ऊर्जा को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, ठीक है। अब हम क्या किए, हाथ छो धड़धड़ा के घुमाए, ऐसे करके घुमाए, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके घुमाए, पूरा घुमाए, धड़धड़ा के घुमाए। अब ये हाथ थक गया, अब घुमाते रहेंगे, थकेगा कि नहीं, तुम घुमाएंगे, घुमाओ, तुम लोग भी थक जाओगे तुरंत, तो घुमाना नहीं है, तो पूरा घुमाओगे। अब हाथ थक जाएगा, थकेगा कि नहीं। अब ये हाथ जब थक जाएगा तो इसको एनर्जी की जरूरत है कि नहीं, एनर्जी की जरूरत, तो क्या करेगा, पर गोल्जी बॉडी जो है ना, वो गोल्जी बॉडी सबसे क्या करेगा, वो लाएगा यहाँ से यहाँ। हम लोग का ये हाथ बोलेगा, अरे ये हाथ थक गया, अरे इसके पास क्या ऊर्जा नहीं है, ये तो हाथ उठेगा ही नहीं, तो इसको ऊर्जा देना होगा कि नहीं। तो इसको क्या, ये परिवहन का काम एकदम सबसे लाया और इसको क्या किया, दे दिया ऊर्जा। अब तुम हाथ तो फिर से उठा सकते हो। जैसे कि मान लो कोई वर्कर काम करता है, पूरा मिट्टी काटता है ना, मिट्टी काटता है कि नहीं, वो थक जाता है और बैठ जाता है करके, अरे थक गए, अरे अब नहीं होगा, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं ना, पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है। वो बैठ गया, थोड़ा पानी वानी पी लिया, लेकिन जैसे ही वो बैठ गया, अब बैठने के बाद देखना उसके पास फिर उतना एनर्जी आ जाता है। कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाता है, तो वो क्या करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, परिवहन का ऊर्जा को क्या करता है, खोखोर के लाता है, और जिसमें नहीं है एनर्जी उसको दे देता है, बोला ले भाई ले, हमारा काम खत्म, वो दे देता है। तो समझे दोस्तों कि गोल्जी बॉडी का क्या काम है,
परिवहन का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा को संग्रहित करता है, ऊर्जा को स्टोर करता है। समझे? गोल्जी बॉडी का काम समझ में आ गया होगा। और इसे ट्रैफिक ऑफ पुलिस यानी ट्रैफिक ऑफ पुलिस के भी नाम से भी जाना जाता है, ट्रैफिक ऑफ पुलिस, क्योंकि ये क्या करता है? कब इसको ले जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, तो इसका भी देख रेख करता है कि नहीं। तो समझिएगा, थोड़ा सिंपल है। गोल्जी बॉडी क्या लिखे? खोज कैमियो गोल्जी द्वारा किया गया। इसे ट्रैफिक ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह पदार्थों का परिवहन करता है। पदार्थों का परिवहन मतलब वही ऊर्जा का परिवहन करता है। समझे कि नहीं? तो गोल्जी बॉडी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं लाइसोसोम। क्या समझेंगे दोस्तों? लाइसोसोम। आप समझिए लाइसोसोम क्या है, यानी ये भी कोशिका का अंग होगा। अब लाइसोसोम क्या करता है समझिएगा। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या करता है, ध्यान से लाइसोसोम क्या करता है समझिएगा। अब लाइसोसोम कैसे बताएं आप लोगों को? लाइसोसोम क्या करता है? पाचन का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है? पाचन का काम करता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं कि नहीं? खाना खाएं, अब वो खाना हम लोग का पचता है तब ना फिर से खाते हैं, भूख लग जाता है, अरे पच गया, भूख लग गया ना। तो उसी प्रकार ये लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम कहाँ रहता है? कोशिका के अंदर रहता है। अब कोशिका के अंदर रहता है तो ये कोशिका के अंदर नहीं पचाएगा, है पचाएगा, तो ये अंगों को पचाने का काम करता है। अब बोलोगे सर ये अंगों को अगर पचा देगा तो कोई कोशिका जिंदित नहीं रहेगा, तो ये तो कोई रीजन होगा नहीं, कब पचाता होगा कब नहीं पचाता होगा। तो कब पचाता है दोस्तों? जब क्या होता है कि वहां की कोशिका मर जाती है। अब बोलोगे कब मरता है? कब मरता है? जब तुम्हारा हाथ कट जाता है, फट जाता है, तब ना मर जाता है। अब मान लो यहाँ हम लोग काट दिए, एकदम जो भी हुआ कट गया है, कट गया, ये आग में हम लोग आग में झोंसा गए है ना। अब मान लो कट गया, ठीक है। अब कट गया से करके, अरे कट गया, तो यहाँ का कोशिका लाखों अरबों कोशिका मर गया ना। अब मर गया तो यहाँ का कोशिका को पचाएगा कौन? अब अगर ये नहीं मरेगा, है नहीं मरेगा तो होगा क्या? इसमें ना जीवाणु न लग जाएगा, तो यहाँ की कोशिका को कौन मार देगा? लाइसोसोम पचा देगा। बोलेगा अरे हम लोग का तो यहाँ सब अंग मर गया, अब इस जगह को साफ करना होगा ना। अगर गंदगी रख देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, इससे और भी जो कोशिका है साइड में वो भी मरने स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको पचा देते हैं साला। तो यहाँ की कोशिका मर गया, मान लो यहाँ का लाइसोसोम मर गया, सब मर गया, ससुरा मर गया, तो साइड वाला जो कोशिका सब है ना, वो सब लाइसोसोम बोलेगा अरे ये क्या हो गया, अरे इधर वाला तो मर गया सब कोशिका। तो वहाँ का जो लाइसोसोम है ना, छिड़क उसके, तो वो पचाता कैसे? तो उसके पास कुछ एंजाइम होगा ना, एंजाइम होगा कि नहीं, तो उसके पास हाइड्रोलेटिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोलेटिक एसिड पाया जाता है, वो बड़ी खतरनाक है, जिस पर पड़ गया ना उसको सड़ा देता है, पचा देता है, साफ कर देगा। तो उसके ऊपर हाइड्रोलेटिक एसिड छिड़क देता है। उसके पास क्या हाइड्रोलेटिक एसिड है, यानी उसके पास एक प्रकार का बोले तो एसिड भरा है, उसमें लाइसोसोम में क्या भरा है? एसिड भरा है। वो जैसे ही फट गया पूरा कोशिका को बर्बाद कर देगा। ठीक है, नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं? तो उसी पर यहाँ कोशिका कट गया और मर गया यहाँ का कोशिका, तो दूसरा जो कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम वो तो जिंदा है ना, वो बोलेगा अरे ये क्या हो गया, ये तो मर गया यहाँ वाला कोशिका। तो वो क्या करता है कि अपने अंदर से हाइड्रोलेटिक एसिड को छिड़कता है, छिड़की देता है, इसी करके तो वहाँ की कोशिका क्या हो जाता है? क्या होता है दोस्तों? वहाँ की कोशिका को साफ कर देता है। वो साफ कर देगा तो वहाँ कुछ नहीं होगा, सही होगा, है। तो इसी तरह दोस्तों, नहीं समझ में आया कि नहीं है? समझ में आ गया होगा। तो लाइसोसोम क्या करता है? पाचन का काम करता है। क्या करता है? कोशिका के अंगों को पचाने का काम करता है। क्या करता है? कोशिका के अंगों को पचाने का काम करता है। इसके अंदर कौन से एसिड भरा रहता है? हाइड्रोलेटिक एसिड भरा रहता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? लाइसोसोम बोलिएगा। आई होप आप लोग को लाइसोसोम समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं लाइसोसोम क्या लिखे हैं। तो यह कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, यानी कोशिका के अंदर क्या करता है? पाचन का काम करता है। कैसे पचाता? समझ में आया? एकदम अपने आप को घर दे गुस्सा गया ना, बोले कि अरे हमको गुस्सा दिया, अरे हम अपने आप को फाड़ लेंगे। वो फाड़ लेता अपने आप को और सब अपना अंग को मार देता है। बोले कि अगर हमसे पंगा लिया तो हम सबको जल पचाइए देंगे, अपने आप को फाड़ लेता, चीर देता, ऐठ जाओ हर एक अंग मरो। तो दोस्तों ये एग्जांपल है समझाने के लिए आप लोग बोले। तो ये क्या करता है? कोशिका के अंदर क्या करता है? पाचन का काम करता है। समझे कि नहीं? अब इसके अंदर पाचन के अंदर में हाइड्रोलेटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोलेटिक एसिड पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? बोलिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म। अब समझिएगा ये प्रोटोप्लाज्म क्या है।
तो प्रोटोप्लाज्म, अच्छा थोड़ा नाम सुने होंगे, हम बताएं इसके बारे में। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या है ये सब? एक प्रकार का ये द्रव्य भाग है। क्या है? द्रव्य भाग यानी लिक्विड भाग है, जल भाग है। ठीक है, समझे कि नहीं? ये क्या है? एक प्रकार का जल भाग है। तो प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे समझिएगा। नीचे वाला हम मिटा देते हैं इसको, ये वायु श्वसन हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। समझिए, समझिए, बढ़िया से समझिएगा। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, और शेयर तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए हम लोग का कोशिका है। क्या? ये कोशिका है। अब ये कोशिका में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए और लाइसोसोम पढ़ लिए। अगला क्या पढ़ लिए बोलिए? और गोल्जी बॉडी पढ़ लिए। ये सब पढ़ लिए हम लोग। कोशिका भित्ति पढ़ लिए, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए, कोशिका द्रव्य पढ़ लिए ना। और क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। केंद्रक को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंत प्रद्रव्य जालिका। और वैक्यूल्स होता है, रसधानी होता है, सेंट्रोसोम होता है। ठीक है दोस्तों, और भी अंग होता है तो समझिएगा। तो इतना ही हमें अंग लिखे, समझिए। अब समझिए तो करता क्या है? जैसे कि राइबोसोम होता है। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा। तो हम लोग क्या समझा रहे हैं आप लोग को? जीव द्रव्य। क्या समझा रहे हैं? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जीव द्रव्य से क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर जितने भी सारे अंग है ना, इसको सबको क्या करता है? जीवित रखता है। अगर ये नहीं रहता ना तो जीवन संभव नहीं था। यही सबको जीवित रखा है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो समझिएगा, ये कोशिका में जितने भी अंग है ना, सबको क्या किया है? जीवित रखा है। ठीक है, क्या रखा है? जीवित रखा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो समझिए कैसे जीवित रखा है। तो जीव द्रव्य की, जीव द्रव्य ना दो ठो द्रव्य से मिल के बना है। तो दो ठो द्रव्य क्या? समझिएगा। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए, समझिए समझिए, मान लीजिए ये जो हम लकीर दे रहे हैं, मान लीजिए द्रव्य है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है। तो ये दोस्तों, ये कोशिका में रहता है। ये द्रव्य क्या रहता है? कोशिका में। हम केंद्रक की बात नहीं कर रहे हैं, कोशिका में रहेगा, कोशिका में रहेगा। जो द्रव्य कोशिका में रहेगा इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। हम कोशिका द्रव्य के बारे में बता दिए, पढ़ा दिए, तो इसी को कोशिका द्रव्य बताया जाता है। क्योंकि कोशिका द्रव्य नहीं रहता ना तो आपस में सब लड़ लड़ के मर जाता है। हम एग्जाम्पल समझाएं, उठो, क्योंकि बोलता है तू हमारे पास आ रहा है, उठेल जाता है, इसको झगड़ा झांटी हो जाता है। तो कोशिका द्रव्य क्या करता है? सबको अपने जगह स्थिर रखता है, फिक्स रख देता है, वो हिले डुले ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोशिका द्रव्य। और अब समझिए, कोशिका द्रव्य यानी ये पूरा द्रव्य लिक्विड है, पूरा कोशिका में फैला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। इंग्लिश में बोले तो साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? देखिए लिखे हैं यहाँ, साइटोप्लाज्म। कहा है दोस्तों? देखिए यहाँ लिखे साइटोप्लाज्म। समझिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिक में दोस्तों रहता है। फिर न्यूक्लिक में भी लिक्विड रहता है, द्रव्य में रहता है। लिक्विड में भी, न्यूक्लियस में भी, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को, इसे अभी न्यूक्लियस पढ़ाएंगे। देखिए नीचे लिखे न्यूक्लियस, समझ जाइएगा न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस सबसे, इसमें सबसे बड़ा अंग है। न्यूक्लियस ही सबको कंट्रोल करता है। हर ये कोशिका में जितने सारे अंग है ना, सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, समझिए। न्यूक्लियस में क्या भरा रहता है? द्रव्य भरा रहता है। कोशिका में भी द्रव्य भरा है और न्यूक्लियस में भी द्रव्य भरा है। तो जो न्यूक्लियस में जो द्रव्य भरा है ना, इसको बोलेंगे न्यूक्लिक, क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड, या क्या बोलेंगे दोस्तों? न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्मा। समझे कि न्यूक्लियोप्लाज्मा जो यानी केंद्रक द्रव्य, हिंदी में बोले तो केंद्रक द्रव्य, यानी जो केंद्रक में है तो केंद्रक में जो लिक्विड रहेगा उसको केंद्रक द्रव्य बोलेंगे ना, और जो कोशिका में जो द्रव्य रहेगा उससे कोशिका द्रव्य बोलेंगे। यानी प्रोटोप्लाज्म में किसको बोलेंगे? कोशिका द्रव्य, यानी जो कोशिका में जो द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य, और जो न्यूक्लियक में है यानी केंद्रक में जो है, वो दोनों द्रव्य के योग को ही क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। समझे कि नहीं? तो इसे जीवन का आधार कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला? जीवन का आधार कहा जाता है। क्लियर? समझे कि नहीं? तो चलिए अब क्या लिखें वो हम बता देते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिश्रण होता है, यही ना बताया, दोनों मिला रहता है जीव द्रव्य में। आगे पुरकिंजे द्वारा खोजा गया, यानी जीव द्रव्य को किसने खोजा था? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। पुरकिंजे यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। तरल पदार्थ है कि नहीं? लिक्विड बोले ना, लिक्विड
सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती, क्योंकि सभी काम तो इसी द्रव्य के, जब द्रव्य के अंदर सारे अंग है तो इसी के अंदर ना सब कार्य होगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जो जो अपना काम करता है, केंद्रक ने जो जो अपना काम करता है, तो वो द्रव्य के अंदर है ना, तो कार्य कहाँ होगा, वही ना होगा। क्लियर, जीव द्रव्य समझ में आया। तो लास्ट समझते हैं न्यूक्लियक। ये न्यूक्लियक क्या होता है समझिएगा, यानी केंद्रक। ठीक है, केंद्रक दोस्तों ये कोशिका के हर एक अंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम लोग का देश कौन चला रहा है, जैसे कि बोले तो प्रधानमंत्री है जो पूरे देश को चलाता है। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग अगर घर की बात करें तो घर में कौन, हम लोग का पेरेंट्स चलाता होगा, घर को चलाता है कि नहीं, ठीक है, तो वही चलाते हैं। तो उसी प्रकार ये कोशिका नहीं, हम लोग का जो कोशिका शरीर में है ना, उसका प्रधान कौन है, तो केंद्रक है। कौन है, केंद्रक, जिसको बोलो न्यूक्लियक, केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक, समझे कि नहीं। केंद्रक, केंद्रक क्या है, कोशिका का दिमाग है, ब्रेन है केंद्रक। ब्रेन क्या है, केंद्रक है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। अगर दी पूछे कि कोशिका की सबसे बड़ी अंग, कोशिका के अंगों में सबसे बड़ा अंग का नाम बताइए, तो केंद्रक। कौन, केंद्रक। समझ में आ गया केंद्रक। तो समझिएगा, केंद्रक की सबसे पहले खोज पूछा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया कि नहीं। केंद्रक, केंद्रक क्या बताएं कि केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और इसे क्या कहा था, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन या कोशिका का कंट्रोलर। ठीक है, सब यही करता है। जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल समझा देते हैं। मान लीजिए अब कोशिका के अंगों के एग्जांपल हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई कोशिका बोला, केंद्रक बुला रहा है, आओ, किसको बुला रहा है, मान लीजिए किसी को बुला रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर आओ, ये काम तुम ऊर्जा स्टोर करो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ऊर्जा स्टोर करने का काम है। बोला कि केंद्रक बोला, माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा स्टोर करो। बोल रहे माइटोकॉन्ड्रिया बोला, हम नहीं करेंगे आज, हम थक गए आज को, नहीं करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल समझा रहे, समझिएगा। अब गोल्जी बॉडी को बोल रहा है, गोल्जी बॉडी अब वहां से तुम ऊर्जा लेके जाओ, तो वहां उसको पहुंचा दो। गोल्जी बॉडी बोल रहा है, हम भी थक गए, वो नहीं करेगा, हम काहे करेंगे, हैं। और लाइसोसोम को बोल रहा है। तब क्या हुआ, बोला कि केंद्रक बोला लाइसोसोम को, बोला लाइसोसोम इधर आओ। तो बोला हाँ हाँ बोलिए बोलिए क्या करना है। ये बोला ये सब काम ही नहीं कर रहा है, अपने आप को फाड़ लो। तो वो अपने आप को फाड़ लेता है, फाड़ लेगा, सबको मार देगा। अब जैसे ही बोला एकदम पकड़ के लाया, बोला फाड़िए देंगे सब अंग को। बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम इधर आओ, एकदम फाड़िए देते हैं तुमको, काम नहीं सुनेगा है। तो ये कोशिका, यानी कोशिका में जो केंद्रक है दोस्तों, ये केंद्रक क्या करता है, पूरे अंगों को चलाता है, कंट्रोल करता है, यही चलाता है। समझ में आया कि नहीं केंद्रक का काम। अब दोस्तों केंद्रक को जब जूम किया जाता है ना, केंद्रक को जब हम जूम करते हैं, जूम मोबाइल में जूम नहीं करते, तो उसी पर केंद्रक को जब जूम करेंगे ना, तो उसमें हमको क्या क्या मिलता है, ध्यान से समझिएगा। केंद्रक में डीएनए मिलता है, समझिए आगे समझाते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, क्या कह सकते हैं, गुणसूत्र कहेंगे, समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्रोमोसोम में क्या मिलेगा, गुणसूत्र मिलेगा। अब गुणसूत्र को जब जूम करेंगे ना, उसके अंदर डीएनए मिलेगा और आरएनए मिलेगा, समझे कि नहीं। तो हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र सब समझाएंगे। जितने भी सारे अंग है, हर एक अंग को बताया जाएगा। तो चलिए समझते हैं केंद्रक में क्या लिखे हैं। तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका के अंगों को नियंत्रित करता है। क्या करता है, कोशिका के अंगों को चलाता है, नियंत्रित करता है। अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। और इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। यानी केंद्रक में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, 80% प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। आप लोगों को कैसे समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखना, अपना राय जरूर शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को मज़ा लगा होगा ये क्लास, और आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे ना, तो याद नहीं होगा, समझे कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।